क्या हो अगर किसी इंसान का शरीर चेंज हो जाए। आज लड़का तो कल लड़की, कभी बच्चा तो कभी बूढ़ा। साल 2015 में रिलीज हुई साउथ कोरिया की मूवी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस मूवी को ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। अगर सुना है और देखा है तो आज इसे दोबारा देखिए। इस मूवी का नाम है द ब्यूटीफुल इनसाइट। तो चलिए आज इस मूवी को जानते हैं। इससे पहले हम मूवी के बारे में जाने, एक बात आपको बता दूं। मूवी में मेन कैरेक्टर का कोई रियल फेस नहीं है। जो भी पिक्चर में आपको दिखाऊंगा वो सब मुख्य किरदार निभा रहे हैं। में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पिक्चर पर ध्यान कम, मेरी आवाज़ पर ध्यान ज़्यादा दीजिए, ताकि ये पिक्चर की कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म में मुख्य किरदार का नाम होता है जिन। वो बोलता है हर दिन वो नींद से उठता है तो उसकी आँख खुलते ही वो एक नया इंसान बन जाता है। आज लड़का तो कल लड़की, कभी बच्चा तो कभी बूढ़ा। वो फॉरेनर भी बन जाता है। नहीं नहीं, जब भी वो अलग अलग इंसान बनता है तो उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। जिस तरह की उसे बॉडी मिलती थी उस तरह के सिम्टम्स उसके बॉडी में आ जाते थे। वो कभी बुढ़ा बनता है तो उसके सिम्टम्स उस तरह होंगे, जैसे कि हाथ पांव कांपना, बदन दर्द होना, आंखों में चश्मा लगना इत्यादि। इसीलिए वो अपने घर में आंखों के लिए अलग अलग चश्मे, सेंडर अनुसार अलग अलग कपड़े, पैरों के लिए अलग अलग साइज के जूते, ये सब रखता था। फिर वो बताता है कि फर्नीचर डिजाइन का वो काम करता है और वो खुद ही फर्नीचर का डिजाइन करता है और खुद ही उसे बनाता है। धीरे धीरे उसे ये सब चीज़ों की आदत सी हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो नॉर्मल कब होगा। इसीलिए वो सारे काम ऑनलाइन करता था, यानी कि उसे फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके ऐसे होने का राज सिर्फ उसकी माँ को और उसका एक फ्रेंड सैंग को पता था। और अगले सीन में सैंग को दिखाया जाता है, वो जिन के साथ फर्नीचर का काम करता है। दरअसल फर्नीचर डिजाइन के अलावा जो बाहर के काम होते हैं वो उन्हें देखता है, जैसे कि फर्नीचर खरीदने वाले का कस्टमर से मिलना, उनसे बातें करना इत्यादि। आगे हम देखते हैं कि सैंग जिन के घर आता है और उसे कहता है कि आज तुम बहुत हैंडसम इंसान बने हो, तो चलो थोड़ा घूम आते हैं। इसीलिए उस रात वो दोनों जन पार्टी करने क्लब जाते हैं। उस रात वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। साथ में जिन एक लड़की को इम्प्रेस भी करता है, उसके साथ वो वन नाइट स्टे करता है। जब दूसरे दिन सुबह जिन अपने आप को देखता है तब वो एक बूढ़ा इंसान बना हुआ होता है। उसने सारे वीडियो अपने लैपटॉप में स्टोर करके रखे थे। वो बोलता है कि वो कभी फॉरेनर बन जाता है तो वो अपनी नॉर्मल कोरियन लैंग्वेज भी बोल नहीं पाता। मैंने पहले ही कहा था, वो जब भी एक अलग इंसान बन जाता है उसके साथ उसके सारे गुण भी उसके साथ आ जाते हैं। कि जापानीज, चाइनीज, वो सारे लैंग्वेज वो बोल पाता है बिना सीखे। वो आगे ये भी बताता है कि डिफरेंट आइडेंटिफाई की वजह से वो किसी के साथ प्यार नहीं कर सकता। आगे हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम की शुरुआत आज से 12 साल पहले हो गई थी। उसका 18वां बर्थडे होता है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जिन सुबह उठकर अपना चेहरा मिरर में देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। ये सुनकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। माँ उसे समझाते हुए ये सारी बातें बताती है। ये कौन सी बातें हैं वो हमें आगे पता चलेगा। जिनको स्कूल छोड़ना पड़ता है कि वो दूसरे बच्चों की तरह अब नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। सारे लोग उसके उम्र के स्कूल कॉलेज जा रहे थे तब वो अपने लाइफ को संभालने में लगा था। कि हमें पता चलता है कि जब सैंग जिन के घर कुछ सामान लेके आता है, औरत दरवाज़ा खोलती है। सैंग उससे बातें करता है और वो सैंग को खाने बुलाती है। तो लगता है कि ये जिन की माँ है। सामने से जब उसकी माँ आती है तब उसे पता चलता है कि
वो औरत और कोई नहीं, जीन है। को अभी तक भरोसा नहीं होता कि ये जीन है। उसे लगता है कि ये और कोई है। उससे कुछ सवाल करता है। वो ऐसे सवाल करता है जिसका जवाब खुद सैंग को और जीन को पता होता है। उसे जो भी सवाल पूछता है वो उसका सही जवाब देती है। इसके ऊपर सैंग को भरोसा हो जाता है कि ये जीन है। उसके बाद वो हर दिन जीन के पास वो मिलने आता है और जीन उसे अलग अलग रूप में दिखाई देता है और दोनों हंसने लगते हैं। दिन जीन एक लड़की बनी होती है। सैंग उसे बार में लेके जाता है। दोनों जन मजे करते हैं। फिर नशे में धुत होकर सैंग उसे बोलता है कि यार अपन दोनों पिछले 15 सालों से एक साथ हैं। क्या आज तुम मेरे साथ फिजिकली इंटीमेट हो सकती हो? इस बात को जीन अफोर्ड फील करता है और उसे मारने लगता है। जीन उसे बोलता है कि तुम अपने मन को काबू में रखो। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। भले ही जीन की बॉडी हर दिन सो के उठने के बाद बदलती हो, अलग अलग कपड़े, जूते, चश्मे पहनती हो, लेकिन सारी रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी की होती है, ना कि उसकी। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भले ही उसकी बॉडी बदलती जाए, पर उसके मन के अंदर की फीलिंग कभी नहीं बदलती। यहाँ पे वो लड़की जरूर बनता था और उसके अंदर की फीलिंग अभी तक लड़कों वाली होती है, मतलब वो खुद की। इसलिए उस रात वो सैंग को बोलता है कि अपने मन को काबू में रख। अब आगे बढ़ते हैं। जीन एक लड़का बन चुका है और सैंग उसे बताता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का मालिक तुम्हारे डिजाइन को चोरी कर रहा है। उसके बाद जीन को एक आइडिया आ जाता है। फिर उस आइडिया को खुद यूज करने की सोचता है। ये होती है कि हम खुद की कंपनी शुरुआत करें और खुद प्रोडक्ट सेल करें। दोनों ALX के नाम से कंपनी खोलते हैं। जीन अलग अलग डिजाइन के फर्नीचर बनाता है और सैंग उसे बाहर सेल करने में मदद करता है। यानी कि दोनों जन अपना अपना काम बराबर से करते हैं। अब जीन फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ अब सप्लाई भी करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनने और समझने में आ रही होगी। कहानी में नया मोड़ आता है। चलिए आगे सुनते हैं और देखते हैं। एक फर्नीचर शॉप में जाता है। वहाँ पे वो सारे फर्नीचर देख रहा होता है। तभी सू नाम की एक लेडी को वो देखता है। वो उस फर्नीचर शॉप में काम करती है। सू उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। उस पर जीन उसे बोलता है कि मुझे एक ऐसी चेयर चाहिए जिस पर मैं बैठने के बाद अपने आप को रिलैक्स फील करूं। सू उसे ALX नाम की वेबसाइट दिखाती है और कहती है कि कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आपको ऐसी बेस्ट चीजें मिल सकती है। लेकिन उसी के कंपनी की वेबसाइट सू उसे दिखाती है। इस पर जीन सू से बोलता है कि यहाँ पे अलाउ है क्या किसी के और की शॉप में किसी और के कंपनी की वेबसाइट दिखाना और उसी कंपनी के प्रोडक्ट की तारीफ करना। सुनकर सू हंसने लगती है। उस दिन के बाद जीन उस दुकान में हर रोज जाने लगता है। हर दिन एक नया इंसान बन के। जीन को सू कभी पहचान नहीं पाती। धीरे धीरे जीन को सू बहुत पसंद आने लगती है और वो उससे प्यार करने लगता है। जीन के बार बार शॉप पे जाने से जीन के पास उसके शॉप के काफी ज्यादा विजिटिंग कार्ड जाते हैं और एक दिन जीन एक सुंदर लड़का बन जाता है। वो सू के शॉप में चला जाता है। वहाँ वो कुछ सामान खरीदता है और किसी तरह वो अपने साथ डिनर के लिए पूछ लेता है। सू उसे मना कर देती है, लेकिन जीन उसे कहता है कि मैंने तुमसे ये पूछने के लिए न जाने कितनी बार प्रैक्टिस की है। जीन के सिंप्लिसिटी और इनोसेंट फेस को देखकर सू उसे हाँ कर देती है। लेकिन जीन रेस्टोरेंट से खाना खरीदकर सू को लेकर अपने फर्नीचर बनाने वाले कारखाने में ले जाता है। सू वहाँ जाने के लिए पहले मना कर देती है। तभी जीन उसे बोलता है कि ये मेरा सिक्योरिटी नंबर है, स्टिल मैं कोई गलत लड़का नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो इस नंबर पे कंप्लेंट कर सकती हो। वो दोनों वहाँ जाते हैं और जू समझ जाती है कि ये ALX की फैक्ट्री है, क्योंकि उस जगह सारे लोग ALX फर्नीचर के दीवाने थे। फिर वो बात करते हैं और डिनर करते हैं।
डिनर खत्म होने के बाद जिंग उसे घर ड्रॉप करता है। अगले दिन वो दोबारा मिलने का प्लान भी करते हैं, लेकिन जिंग अगर सो गया तो वो फिर से बदल जाएगा, इसीलिए वो अलार्म क्लॉक लगा देता है। हर घंटे उसे नींद ना आए, इसलिए वो खुद को दूसरे काम में उलझाए रखता है ताकि उसका मन बहला रहे। अगले दिन जिन और सू घूमते हैं और बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद सू उसे पूछती है कि तुम एयरलाइंस कंपनी में काम करते हो। जिन उसे बताता है कि मैं वहाँ एक डिज़ाइनर हूँ। तब सैंग वहाँ पे आता है और फिर वो दोनों छुप जाते हैं। जिन सू को घर छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने फैक्ट्री में आके फिर से काम करने लगता है। अपने आप को जगाए रखने के लिए वो एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करता है ताकि उसे नींद ना आए। यदि अगर उसको नींद आ गई तो वो फिर से बदल जाएगा। अगले दिन वो फिर से मिलते हैं और घूमते हैं, और शाम वक्त उसे जब घर ड्रॉप करने जाता है तब जिन सू को किस कर लेता है। कई दिनों से जिन सोया नहीं था, इसीलिए उसे नींद आने लगती है। वो कोशिश करता है ना सोने की, फिर भी उसे आग लग जाती है। वो गाड़ी में ही सो जाता है। जब उसके घर का स्टॉप आता है तब उसकी आँख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वो बदल गया है। इस बार उसकी बॉडी एक एजेड पर्सन की होती है, मानो कि 40 to 45 के बीच वाला। अगली सुबह सू जिन का वेट करती है बस स्टॉप पर। जिन बस स्टॉप पे आ जाता है, पर सू उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि अब वो बदल चुका है। जिन सू को देखता है और बात करने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता। सू जिन को कॉल लगाती है, पर वो रिसीव नहीं करता। में सू को उसके बॉस का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिन उसे मैसेज करता है, मैसेज में सॉरी लिखकर भेजता है। बाद में जिन उसे देखने के लिए उसके शॉप पे चला जाता है। जिन सू को दर्द भरी नज़र से देखता है, पर वो उसे बोल नहीं पाता कि मैं ही जिन हूँ। सू को जी भर देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे समझ चुका है कि उसके रोमांटिक लाइफ का डी एंड हो चुका है। वो इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। फिर सू का मैसेज आता है। मैसेज में वो ये कहती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी बस स्टॉप पर तुम नहीं आए थे कहाँ। तभी जिन डिसाइड करता है, मैं बिना बोले सू को नहीं छोड़ सकता। सू को मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। अगली सुबह जिन की बॉडी एक लड़की की होती है। वो सू से मिलने उसके ऑफिस जाती है। वो सू को बोलती है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो। इस बात पे सू उसे मना करती है। फिर वो बोलती है, मैं जिन के बारे में सब कुछ जानती हूँ और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर सू उसे हाँ कहती है। जिन उसे अपने फैक्ट्री में ले जाता है और उसे बोलता है कि मैं ही जिन हूँ। इस बात पे सू ज़रा हंसती है और वो वहाँ से जाने लगती है। को वहाँ से जाते हुए देखकर जिन उसे बोलता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और ये बोलकर वो लैपटॉप के पास जाता है। लैपटॉप ओपन करके वो उसे अपने सारे वीडियो रिकॉर्ड किए हुए दिखाता है। उसमें सू जिस चेहरे से प्यार करती है वो चेहरा भी उसे दिख जाता है। आगे बोलता है, जिस तरह की बॉडी मुझे मिलती है, मेरे बॉडी के सारे पार्ट उसी तरह वर्क करते हैं और उसी तरह दिखते हैं। इतना ही नहीं, मेरी आवाज़ भी उसी तरह हो जाती है। वो आगे बोलता है, तो उस दिन मुझे पूछ रही थी कि तुम सोते नहीं हो। इस बात का जवाब ये है, अगर मैं सो जाता हूँ तो मेरी बॉडी चेंज हो जाती है, इसलिए मैं सोता नहीं था। ये सब सुनने के बाद सू वहाँ से चली जाती है। के बाद जिन को ये लगता है कि सू का और मेरा प्यार का सफ़र यही तक था। बाद जिन अपने काम पे लग जाता है और उसकी बॉडी हर दिन वैसी ही चेंज होती रहती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सू को जिन से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका होता है और वो उसको भुला नहीं पाती। सू रात रात भर उसी के सपने और उसी के बारे में सोचती रहती थी। वो डिसाइड करती है कि मैं जिन से जाके मिलूंगी और वो जिन के घर जाती है। सू डोरबेल बजाती है। अब अंदर से जब दरवाज़ा खुलता है तब हमें पता चलता है कि जिन एक जापानीज लड़की बनी थी। जिन उसे खाने की ऑफर देता है और फिर वो दोनों जन एक टेबल पे खाने के लिए बैठते हैं। सू उसे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इस बात पे जिन उसे बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा। फिर सू उसे बोलती है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ क्या तुम किस तरह से बदलते हो। इस बात पे जिन उसे एग्री करता है। फिर एक बेड पे वो दोनों जन सो जाते हैं।
सोते सोते वो दोनों जन एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। सू से पूछती है ये सब कैसे हुआ और कब से चल रहा है। जीन से बोलता है मेरे 18वें बर्थडे के दिन मुझे ये पता चला कि मेरी बॉडी हर दिन बदल रही है। आगे बोलता है मुझे भी वक्त लगा ये सब समझने को और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को। इनकी पूरी हकीकत समझने के बाद सू को उसकी असली उम्र पता चलती है। उसकी उम्र होती है 29 साल और सू की उम्र भी 29 साल ही होती है। इस तरह बातें करते करते फिर वो दोनों सो जाते हैं। पहले जीन सो जाए वो उसे आखिरी बार एक सवाल पूछती है कि ये सब तुमने मुझे क्यों बताया। इस बात पे जीन उसे बोलता है मैंने इसके साथ जीने की आदत डाल दी थी, फिर तुमसे मिलने के बाद मैंने तुमको ये सारी चीज़ें बता दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी चीज़ से कोई गलतफहमी हो। फिर जीन उसे बोलता है कि मैं जब चेंज हो जाऊंगा तब तुम ठीक तो रहोगी ना। इस बात पे सू उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। जब दूसरे दिन सू नींद से जागती है तब वो जीन को उसी कंडीशन में देखती है, लेडी के रूप में। मतलब जीन अभी चेंज हुआ नहीं था। फिर सू उठकर जीन के घर में घूमने लगती है। उसे उधर एक कबर्ड दिखता है और वो कबर्ड के अंदर जाती है। देखती है अंदर कई सारे कपड़े हैंग किए होते हैं, अलग अलग जेंडर के, छोटों के, बड़ों के और अलग अलग टाइप के जूते, चप्पल, ये सारी चीज़ें वो देखती है। वो देखती है वहाँ चश्मों की अलग अलग डाई भी रखी हुई होती है, यानी कि हर उम्र के साथ चश्मे का हर एक नंबर। आगे देखती है जैसे जीन छोटा बड़ा होता है उस हिसाब से उसे शू मापने के लिए उधर एक मीटर भी रखा होता है। फिर वो देखती है जीन जो जो चश्मे पहनता है वो सारे के सारे वहाँ पे सजा के रखे थे। उसके बाद सू जीन का लैपटॉप ओपन करती है और उसके सारे वीडियो देखने लगती है। फिर जीन अपने कमरे से उठकर बाहर आता है। इस बार वो एक हैंडसम लड़का बन चुका होता है। सू उसे देखती है और खुश हो जाती है। फिर वो दोनों नॉर्मल बातें करने लग जाते हैं, मानो कि कल रात या उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं था। सू जीन के लिविंग सीक्रेट को जानने के बाद भी जीन के साथ रहती है, ये बात जानकर जीन खुश हो जाता है। वो दोनों हर रोज घूमने लगते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। पहली बार जीन के साथ कोई लड़की एक हफ्ते से ज़्यादा टिकी थी और उसके बाद साथ साथ मज़े करते थे। फिर एक दिन सू जीन को एक टैटू वाले के पास लेके जाती है और उसके गर्दन के नीचे एक टैटू बनवाती है ताकि ये जीन है इस टैटू के ऊपर से पता चल सके। सू से पूछती है तुम हर रोज एक नए इंसान बन जाते हो, सबसे ज़्यादा नफरत किस रूप से है। अगले दिन हम देखते हैं कि जीन एक छोटा बच्चा बन चुका है। सू उसे देखती है और हंसती है और वो बोलती है आज के दिन तुम मुझे मैम करके बुलाओगे। दोनों जन रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं। साथ में सू वाइन पीने लगती है तो जीन उसे बोलता है कि मुझे भी वाइन चाहिए। तब वहाँ पे एक वेटर आके जीन को बोलते हैं कि छोटे बच्चों ने वाइन नहीं पीनी चाहिए। इसके लिए सू टेबल के नीचे से उसके छोटे बॉटल में वाइन भरती है और जीन से स्ट्रॉ से पीता है ताकि को पता ना चले। दोनों जन वाइन पी के काफ़ी मज़े करते हैं। छोटे जीन को वाइन पीने से नशा चढ़ जाती है, इसलिए सू उसे पीठ पर लेती है और वो काउंटर के पास जाते हैं। काउंटर पर पेमेंट देने के टाइम जीन अपने पॉकेट में से वॉलेट बाहर निकालता है। तब काउंटर पे खड़ा आदमी सू से पूछता है क्या ये लड़का आपका है। और इस बात पे सू बहुत हंसती है, बोलती है हाँ ये मेरा बच्चा है। फिर जीन बोलता है मैं अभी सचमुच अकेला नहीं हूँ। एक दिन वो दोनों मिलते हैं। सू अपनी आंखें बंद कर लेती है, जीन का चेहरा ढूंढने लगती है। जीन उसे बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो सू उसे बोलती है मैं तुम्हारा चेहरा बंद आंखों से ढूंढना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा चेहरा रोज रोज चेंज हो जाता है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो देखे या महसूस करने पे तुम्हें पहचान जाओ, जैसे कि परफ्यूम। इस पर जीन सू का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है ये टच को हमेशा याद रखना, मैं तुझे इसी तरह मिलूंगा। इस पर सू से प्यारी सी स्माइल देती है। अगले दिन जीन का चेहरा फिर से चेंज हो जाता है। सू उसके लिए कुछ खाने लाती है और जीन खाने को टेस्ट करके सू से कुछ बातें करता है। इस बीच जीन को उसके पार्टनर सैंग का फ़ोन आता है।
वो उसे बोलता है, तुम पिछले कुछ दिनों से कुछ काम नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। तुम पहले ऐसे इंसान नहीं हो जो एक रिलेशनशिप में बंधे हो। ऐसे हजारों इंसान है। सू जा रही होती है, तभी जिन सू से पूछता है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ मेरे वर्किंग प्लेस पे? वहाँ बोल देती है और तभी वो दोनों जिन के साथ उसके वर्किंग प्लेस पे जाते हैं। वहाँ सैंग और अन्य वर्कर फर्नीचर बना रहे होते हैं। हाँ, सैंग और जिन उस काम के ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं। उस बात पर सू उनको कुछ आइडिया देती है और जिन उसे कहता है, ब्रिलियंट आइडिया। सैंग उसे बोलता है, आइडिया मैं तुम्हें कई सालों पहले दी थी। उसके बाद हम देखते हैं सू के बॉस ने एक पार्टी अरेंज की होती है और उसमें जिन और सू को इनवाइट किया होता है। लेकिन उस रात जिन एक बुढ़ी औरत बन चुका होता है। पर जिन बोलता है कि मैं कुछ भी बनूंगा तो भी चलेगा, लेकिन बुढ़ी औरत नहीं। इसलिए वो सोने की बहुत कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। उस रात उस पार्टी में सू उसका वेट कर रही होती है। कैसे तैसे सोकर उठने के बाद वो एक हैंडसम लड़का बन जाता है और उस पार्टी में चला जाता है। पार्टी में सभी लोग उसके देखकर अट्रैक्ट होते हैं। रोज की तरह जिन सू को हाथ पकड़कर उसे फील कराती है कि मैं आ चुका हूँ। अभी सू की लेडी बॉस सू के बॉयफ्रेंड को देख के जरा हैरान हो जाती है। उस वक्त सू के बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए सभी लोग बेताब होते हैं, क्योंकि सू हमेशा अलग अलग लड़कों के साथ घूमते हुए दिखती है। आगे हम देखते हैं कि सैंग उस पार्टी में एक लड़की को बोलता है कि ये लड़का हर रोज चेंज हो जाता है, कभी चाइनीज तो कभी जापानीज। इस बात पे और वो बोलता है, जब वो लड़की बना था तो मेरे साथ फिजिकली भी इंटीमेट हुआ था। कि बकवास से बचने के लिए जिन और सू वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों घर आते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों एक साथ वीडियो बनाते हैं। जिन पहले अकेला बनाता था कि जिन की लाइफ बिल्कुल टॉप पॉइंट पे चल रही थी। सीन में हम देखते हैं कि जिन एक लड़की बना हुआ है और उसको अपनी माँ से मिलाने ले जाता है। जिनकी माँ सू को शुक्रिया कहती है जिन का साथ देने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती है और सू की फ्रेंड सू को बोलती है, तुम हर रोज एक अलग अलग लड़की के साथ दिखती हो। इस बात पे सू तो हंसती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू जिन को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। इस बात पे जिन उसे कहता है, तुम मुझे आज पहचानो। सू उसे ढूंढने की कोशिश करती है। फिर अचानक से पीछे से एक लड़का आता है और सू का हाथ पकड़ता है। सू उसे देखती है और गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लड़का उसे बोलता है कि मैं जिन हूँ। उसे कई कॉल और मैसेज भी करता है, फिर भी वो उसका रिप्लाई नहीं देती। फिर उसी रात वो दोनों मिलते हैं। जिन उसे साथ वैसे ही मजाक करता है। सू उसे कहती है, मजाक फिर मुझसे मत करना। सुबह जिन अपने आप से पूछता है, क्या सू मुझसे शादी करेगी? और ये सोच अगले कुछ दिन सू के लिए रिंग बनाने में अपना टाइम दे देता है। वो फर्नीचर शॉप में काम करती है पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। ये देखकर उसकी बॉस उसे पूछती है, सब कुछ ठीक तो है ना? इस बात पर हमें पता चलता है कि सू किसी मेडिसिन को ले रही थी। कि बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाती है और उसे पूछती है, तुम्हारा और जिन का रिलेशन तो ठीक चल रहा है ना? इस बात पे सू उसे हंसकर जवाब देती है, हाँ सब ठीक है। फिर एक सीन में हम देखते हैं सू अपनी प्रॉब्लम बताती है और उस दवाई के बारे में डॉक्टर से कुछ बातें करती है। डॉक्टर उसे स्ट्रेस और एंजाइटी के बदले दवाई देता है। सीन में हम देखते हैं जिन एक हैंडसम लड़का बन चुका है। सू जिन से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, काश ये रात कभी खत्म ही ना हो। जिन सू से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इस बात पर सू उसे कुछ जवाब नहीं देती। कुछ टाइम बाद वो फिर से ये सवाल दोहराता है। थोड़ी देर बाद सू जिन को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। जिन से कहती है कि शादी के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है। आगे बोलती है, मैं घर में तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी? इस इंसान की शक्ल और बॉडी हर रोज बदलती है। जिन उसकी बातों को न समझकर वो अपनी बात फिर से दोहराता है कि जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बात पर सू उसे बोलती है, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, तुम्हें पता भी है तुम कौन हो? आज कुछ हो कल कुछ और रहोगे। तुम्हें खुद के बारे में समझने में कुछ समय लगता है कि आज मैं कौन से कपड़े पहनूं और कैसे रहूं। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है कि मैं क्या करूं? सोचो मुझे कितनी तकलीफ होती होगी जब तुम्हें समझने में।
थोड़ा टाइम चाहिए, मैं खुद को बड़ी मुश्किल से समझा पाती हूँ। तुम्हारे अंदर जीन है तो मैं दूसरे इंसान को भी समझा पाऊंगी कि अलग अलग इंसान और कोई नहीं, जीन है। तभी जीन भी समझता है कि सू को कितनी परेशानी हो रही है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे पूछता है, क्या तुम उसे पहचान लेती हो? डॉक्टर से बोलती है, वो मुझे छूता है और स्माइल करता है, फिर मैं भी उसे स्माइल करती हूँ और इस तरह मैं उसे पहचानती हूँ। बोलती है, अलग अलग इंसान में जीन है ये समझने में मुझे कुछ टाइम लगता है। उसे पूछता है, क्या तुम उससे ब्रेकअप करना चाहती हो? ये जीन मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। सू गाड़ी में बैठकर दवाई खाती है और अगली सीन में हम जीन को हॉस्पिटल में देखते हैं। तब जीन को पता चलता है कि सू को जो पिल्स ले रही है उसके ओवरडोज से वो बीमार पड़ जाती है। फिर जीन सू के मोबाइल में डॉक्टर के साथ बात हुई ये सब सुनता है और समझ जाता है कि सू मेरे वजह से कितनी परेशान है। ये हालत सिर्फ मेरे वजह से हुई। अगले सीन में जीन एक लड़की होता है और वो अपनी माँ से बात करता है। माँ एक राज का खुलासा करती है। वो बताती है कि तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। पापा को भी ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लगी और इस बात का पता जब तेरे पापा को चला वो मुझसे दूर चले गए। यही सेम प्रॉब्लम अब सू के साथ हो रही है। माँ की बात सुनने के बाद वो भी एक डिसीजन लेता है कि वो सू से दूर चला जाएगा, यानी कि हालत फिर पहले जैसी हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जन फिर से मिलते हैं और बात करते करते एक लंबी वॉक लेते हैं। तब जिन उसे बोलता है कि सू अभी हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अभी हमें चेयर दिखाई जाती है। ये चेयर सू के लिए खास जिन ने बनाई हुई होती है। वो उसे अपनी याद की तौर देता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। वजह से सू बहुत रोती है। 10 महीने बीत जाते हैं। सू अभी ठीक होती है और नॉर्मल लाइफ बिताती है। एक दिन उसकी बॉस उसे बोलती है, उसे चेयर की डिज़ाइन दिखाती है। सू चेयर की डिज़ाइन देख के तुरंत समझ जाती है ये डिज़ाइन जिन ने बनाई है। ये बोलती है, तुम्हें ये डिज़ाइन अपने लिए मंगवाने होंगे। सैंग के पास जाती है और उसे पता चलता है कि जिन भी यहाँ है। सर, वो एक एग्जीबिशन होता है, उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट उन दोनों ने लिया होता है। धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि मैं दुनिया की फिक्र करते करते अपनी लाइफ जीना भूल गई। समझ जाती है कि जिन के बिना मैं नहीं जी सकती और उसे ढूंढने का फैसला करती है। हमें जिन दिखाया जाता है, वो क्रीजिंग रिपब्लिक में काम कर रहा होता है। वो सैंग को कॉल करता है, वो कोरियन नहीं होता। वो अलग लैंग्वेज में जब सैंग से बात करता है, सैंग उसे कहता है, जब तुम कोरियन बनोगे तब बात करना। ये बोल के सैंग फ़ोन काट देता है। फिर जिन का एड्रेस पता लगाकर सू वहाँ पहुँच जाती है और खुलने के बाद सू उससे पूछती है, ये जिन का घर है? उस पर वो कहता है कि नहीं, ये जिन का घर नहीं। तो उसे कहती है, मैं मामा स्टूडियो फर्नीचर शॉप में से आई हूँ। अरे बॉस को तुम्हारे डिज़ाइन बहुत पसंद आए हैं, इसीलिए मैं मिलने चली आई। सू उसे अपने घर में अंदर आने की रिक्वेस्ट करती है। अंदर आकर वही सेम अलग अलग जूते, अलग अलग कपड़े देखकर वो समझ जाती है कि ये जिन है। आगे सू कहती है, मैं तुम्हें मेल भी कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें फेस टू फेस देखना चाहती थी, इसलिए यहाँ तक चली आई। वो कहती है, जिम अब बस करो, मैं ठीक हो चुकी हूँ, बस अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिन उसे कहता है, तुम दोबारा बीमार हो जाओगी। सू उसे कहती है, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ इससे भी ज़्यादा पेनफुल है। सू जिन से माफ़ी मांगती है, फिर वो दोनों एक लंबे वॉक पे चले जाते हैं। सू उसे कहती है, एक दिन उसने जिन को बदलते हुए देख लिया था और उसी दिन वो बहुत डर गई थी। वो खुद को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर लेकिन समझ नहीं पा रही थी। और अब सू जिन के बिना नहीं रह सकती। और सू उसे शादी के लिए पूछती है और जिन अपने चेक से एक रिंग निकालता है जो कि उसके लिए बनाई हुई होती है और वो उसे पहनाता है। इसके साथ ये मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इस फिल्म का प्लस पॉइंट ये है कि इस फिल्म में जिन का कैरेक्टर सभी एक्टरों ने बखूबी निभाया है। इस फिल्म में फीमेल एक्टर ने भी काम अच्छी तरह से किया है। और आप सोच रहे होंगे कि जिन की बीमारी के बारे में क्या बताया है। दरअसल
इस मूवी में इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। जो भी उसे मिला था वो सब उसके पापा से मिला था। राइटर और फिल्म मेकर ये चाहते ही नहीं कि इसका कोई जवाब हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस फिल्म को फ्रेश माइंड से देखिए, ना कि लॉजिक लगा के। वीडियो अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।